हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना एचएसएससी के नए एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनके पैटर्न के ऊपर बेस्ड अगला हमारा मॉक टेस्ट आज हम सोल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खनन का संदर्भ हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है? विच माइनिंग रेफर्स लाइटली टू फाइंडिंग relevant information or discovering knowledge from a large volume of data। ऑप्शन आपके पास डाटा, रिसोर्स, इनकम और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसने पूछा कि विच माइनिंग, कौन सी माइनिंग रेफर्स करती है लाइटली टू फाइंडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और डिस्कवरिंग नॉलेज फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। यानी कि एक जो लार्ज वॉल्यूम जो डाटा होता है हमारे पास, लार्ज वॉल्यूम जो डाटा होता है उसमें से आपका माइन करके जो चीज़ निकलती है तो वो हमें क्या निकलती है, वहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमें डाटा प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा मिलता है। तो विच माइनिंग रेफर से, तो कौन सी माइनिंग से मिलता है हमें? इस ये जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो होती है इसको कौन सा बोला जाता है? इसको लार्ज डाटा माइनिंग बोला जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है? आंकड़े मिलते हैं या फिर डाटा हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? इनमें से हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि कौन सा है? चार ऑप्शन है, पुष्पदंत, चौरंगीनाथ और नागार्जुन। तो इन चारों में से जैन कवि पूछा है, तो इन चार में से जैन कवि का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत क्या है कि जैन कवि है। इसके अलावा भी जो हरियाणा के जो जैन कवि हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। पहला जैसे हम बात करते हैं भगवती दास, भगवती दास। एक और नाम आता है इसके बाद बनारसी दास, बनारसी दास। इसके बाद अगला नाम आता है जगत राय, जगत राय का। और भी नाम आता है जैसे मालदेव एट्सेट्रा। और एक कौन सा होगा? पुष्पदंत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, बाजार खंडीकरण सफलता मानकों में क्या चीज़ आती है? मार्केटिंग सेगमेंटेशन सक्सेस क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन का जो सक्सेस क्राइटेरिया वो किन चीज़ों में कंसिस्ट करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मेजरेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए मेजरेबिलिटी भी होता है, एसेसिबिलिटी भी होता है, मार्केट रेस्पॉन्सिव भी होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये चारों हैं किसी मार्केट सेगमेंटेशन के सक्सेस के लिए क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। माप्यता, पहुंच, बाजारीय प्रतिक्रिया एट्सेट्रा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो और 2020 की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? चार ऑप्शन, गुड़गांव, पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद। तो इन चार में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस ज़िले की है? गुड़गांव, अंबाला, पानीपत और फरीदाबाद में से तो किसकी है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? फरीदाबाद की है। बात करें कि कितनी है फरीदाबाद की जनसंख्या, तो कितनी जनसंख्या है अभी? 1809733। ये जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की जनसंख्या है। अच्छा, अगर मान लीजिए फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442। कितना है? 2442 है। अच्छा, सबसे कम किस शहर की जनसंख्या, किस ज़िले की सबसे कम जनसंख्या है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंचकुला हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचकुला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र में स्थित है, यानी कि सेंटर फॉर मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी इज़ लोकेटेड एट। कहाँ पे है ये? तो सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज कहाँ पे है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु कर्नाटक, पणजी गोवा, कोची केरल। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कोची केरल। यानी कि ये वाली जो जगह है ये कहाँ पे है? समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ पे है? कोची केरल के अंदर मौजूद है। इसमें एक और ऑप्शन है नंबर सेकंड जो ऑप्शन है पणजी गोवा। पणजी गोवा के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। इसके अंदर राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर
राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। तो कहाँ पे है ये राष्ट्रीय अंटार्कटिका महासागर अनुसंधान केंद्र? इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है अपन जी? गोवा में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि, केरल हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता विवाद निपटान जिला फोरम के सदस्य की कितने वर्षों की क्षेत्राधिकार अवधि 65 वर्ष की आयु सीमा के साथ होती है? वैसे ही आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने वर्षों की क्षेत्राधिकार अवधि होगी? द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मेंबर शैल हैव जुरिडिक्शन टेन्योर। तो जुरिडिक्शन टेन्योर कितने साल का होना चाहिए? 5 साल का वहाँ पे होना चाहिए। ये कंज्यूमर कोर्ट जो होते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो चलता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। तो किस जिला फोरम के सदस्य की 5 वर्षों की क्षेत्राधिकार अवधि 65 वर्ष की आयु सीमा के साथ होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? तो आम के बाग सिंपल सा है, सीधा सा है। आम के बाग कहा है इसने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला। करनाल को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। भिवानी को क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा भी इसको कहा जाता है, मिनी क्यूबा। पानीपत को क्या करते हैं? बुनकरों का शहर या फिर सिटी ऑफ व्यूवर्स इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अब की बार आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक बार में मशीनी कोड में अनुवादित करता है। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर की बात की है इसने। दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एज ए होल इन वन गो इनटू मशीन कोड इज़ कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कंपाइलर। देखिए, ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर जो ट्रांसलेट करता है कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम, तो जो आपका सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम का इसका दूसरा नाम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज किया जाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। कौन करता है उसको? कंपाइलर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ये ही काम किसका है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम किसका है? इंटरप्रेटर का भी है। यही काम है इंटरप्रेटर का भी। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको याद रखना है तो कंपाइलर क्या करता है? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में चेंज करता है, ये कंप्लीट एक पैराग्राफ की तरह होल इन वन गो टू इन मशीन कोड, मतलब सारे के सारे को बदल देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, ये किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में चेंज कर रहा है, तो ये किस तरह से चलेगा? ये लाइन बाय लाइन आपका। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लक्षणों में शामिल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के अंदर क्या चीज़ कंसिस्ट होती है? ऑप्शन पहला है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉमन डाटा फ्लो, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, या ऑल ऑफ दिस। तो इंटीग्रेशन सिस्टम भी होता है इसके अंदर, कॉमन डाटा फ्लो भी होता है और मैनेजमेंट डायरेक्टेड भी होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कोड में गिव को 7315 और बैट को 924 लिखा जाता है, तो उसी कोड में गेट का कोड क्या होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। गिव का कोड कितना है? 7315। बैट का कोड कितना है? 924। तो जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7। जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 7 2 और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर दे रखी हैं, इन सभी कोडों में मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का इनके संघटक रंगों में विभाजित करना क्या कहलाता है? यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज।
जब कोई वाइट लाइट को हम प्रिज्म के जरिए गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। और सातों कलर कौन से होते हैं? विबग्योर उन कलर्स का नाम होता है। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, ये आपके कलर होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक भी है, इससे आप याद भी रख सकते हो। ये इनकी सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेगा, इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखवा रखा है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन, जो विभाजित करना होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहते हैं उस क्वेश्चन, उसको हमें डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे अगर बात करें बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन है परावर्तन। परावर्तन क्या चीज़ होता है? परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई रे, एक ये दर्पण रखा हुआ, मिरर रखा हुआ है, यहाँ इससे कोई रे टकराती है तो ये वापस उसी एक ही तल में वापस से चली जाती है, मुड़ करके चली जाती है। और ये बीच में इसका क्या होता है? ये नॉर्मल होता है, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो जो रे आती है वो इंसिडेंट रे, जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्मल आपका हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक स्नेल्स का नियम आता है कि ना, यहाँ पे परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो दोनों एंगल ही आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी परावर्तन कहलाती है। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिफ्रैक्शन का, यानी कि अपवर्तन का। जैसे मान लीजिए जल, कोई भी जो रे है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसके पास दो कंडीशन है, दो चांस है। बीच में आपका है ये नॉर्मल, या एक चांस है कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, दूसरा चांस क्या है? ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये जो कंडीशन होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, आपकी जो रिफ्लेक्टेड वाली जो रे है वो नॉर्मल की तरफ भी जाती है और नॉर्मल से दूर भी चली जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द साइंस डीलिंग विद लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जीवित वस्तुओं और उनके पर्यावरण से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो ऑप्शन है आर्थिक वातावरण, ये तो वातावरण से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। कौन सा है? नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, ये भी नहीं होगा आपका। तो जीवित वस्तु और उनके पर्यावरण से संबंधित, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये हमारे जो ऑफलाइन क्लासें होती हैं उनमें हम कराते भी रहते हैं, बार बार कराते हैं कि जो इकोलॉजी सिस्टम होता है जीवित वस्तु और उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, नेचर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? सीधा सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, योगानंद, गुरुमाई, मुक्तानंद और द्रोणाचार्य। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य के नाम पे किसका नाम पड़ा है? गुरुग्राम जिले का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक वांछित धातु की परत दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम देते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अनुपात प्रति शेयर। वैसे बात करें तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अभी स्किप करते हैं। वैसे जो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका आंसर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? तो कौन सा राज्य है दक्षिण पश्चिम में? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी गलत है। पंजाब और उत्तर प्रदेश तो होंगे नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, गुजरात और राजस्थान। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दक्षिण पश्चिम में जो स्टेट लगता है वो कौन सा लगता है? हरियाणा के साथ पहले राजस्थान लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस ज़िले पर स्थित है? तो मगरमच्छ पालन केंद्र, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहाँ पे है? भोरसैदा, कुरुक्षेत्र में है। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है भोरसैदा, भोरसैदा, यहाँ पे क्या है? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, यानी कि मगरमच्छ पालन केंद्र का यहाँ पे
उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये सेम उसी से रिलेटेड है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति और व्यवहार में शामिल है तो कौन सा है? पारंपरिक व्यवसाय भी है, पारंपरिक मूल्य भी है, त्यौहार और उत्सव भी, ये सभी हैं। वैसे हम पढ़ना चाहें तो द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स कंसिस्ट, यानी कि जो एटीट्यूड होता है, प्रवृत्ति और व्यवहार जो होता है ग्रामीण उपभोक्ताओं को, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो उसमें पारंपरिक व्यवसाय भी शामिल होता है आपका, पारिवारिक मूल्य भी शामिल होता है, त्यौहार और उत्सव भी शामिल होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। द फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन्स ए प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर फाइल फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर। जब आप किसी भी कंप्यूटर को शुरुआत में, ये जैसे कार्यक्रम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर को शुरू करते हैं, यानी कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बूट करना। क्या बोलते हैं उसको हम? बूट करना। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका क्वेश्चन है। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? बूट सेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूट सेक्टर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे के सारे HSSC के पेपर में आए हुए हैं, हम PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर तुरंत ठंडा करके भंडारित करते हैं और ऐसा करके सूक्ष्म जीवों की बढ़त को रोकते हैं। लुईस पाश्चर द्वारा खोजी गई इस प्रक्रिया को पहचानिए। तो लुई पाश्चर के द्वारा ये जो प्रक्रिया थी क्या कहलाती है? आपकी पाश्चराइजेशन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेयर हाउस एक एकल स्थान पर एक एकीकृत योजना के अंतर्गत भंडारित व्यापक बहुस्रोतों से एकत्रित सूचना की एक आदान संग्रह है? यानी कि विच वेयर हाउस इज ए रिपोजिटरी और अचीव ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम वाइड मल्टीपल सोर्सेज स्टोर्ड अंडर ए यूनिफाइड स्कीम एट ए सिंगल साइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा वेयर हाउस है जिसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है फ्रॉम वाइड मल्टीपल सोर्सेज से, कि भाई लंबे चौड़े जो आपके भंडार हैं उनकी मौजूद इन्फॉर्मेशन जो मौजूद रहती है किस चीज़ के अंदर स्टोर रहती है? तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस वेयर हाउस के अंदर रहती है? वो सारा डाटा जो होता है डाटा वेयर हाउस के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर है? डाटा वेयर हाउस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के कितने ज़िलों में सोलर पार्क हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैव सोलर पार्क्स एट प्रेजेंट? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगर ज़िलों की बात आती है कि कितने ज़िलों में सोलर पार्क है, तो ज़िले कितने हैं? 18 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 18 ज़िले हैं। और सोलर पार्क की संख्या की बात आए तो ये कितने हैं आपके? ये 20 हैं। यानी कि 18 ज़िलों के अंदर कितने सोलर पार्क हैं? 20 सोलर पार्क हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। 18 ज़िलों के अंदर कितने सोलर पार्क हैं? 20 सोलर पार्क हैं। तो 18 ज़िले आप शायद ना भी याद रख पाओ। आप यहाँ पे याद रख लेना कि 4 ऐसे ज़िले जिनके अंदर सोलर पार्क नहीं है। तो कौन कौन से हो जाएंगे 4 ऐसे ज़िले? जिसमें आपका पहला जो ज़िला होगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पहला जो ज़िला है, आप केवल ये 4 याद रखेंगे। फर्स्ट जो है कुरुक्षेत्र है। सेकंड जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा? एक हमारा वाला जो चरखी दादरी है। उसके बाद कौन सा है? पानीपत। पानीपत, ठीक है। और पानीपत के बाद एक और बचता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जींद आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जींद। तो 4 सोलर पार्क, 4 ज़िलों में आपके सोलर पार्क नहीं है। किस किस में नहीं है? कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, पानीपत और जींद के अंदर आपके सोलर पार्क नहीं है। बाकी 18 ज़िलों के अंदर कितने सोलर पार्क हैं? तो इनकी बात करें तो कितने हैं? 20 सोलर पार्क वहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, श्री पी और श्री क्यू मित्र हैं, क्या संभावना है कि दोनों की जन्मतिथि एक ही है? किसको छोड़ के? लीप वर्ष को छोड़ के। तो लीप वर्ष को छोड़ के है और दोनों की जन्मतिथि एक ही है, तो 1/365 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विपणन रणनीतियों में क्या चीज़ शामिल होती है? मार्केटिंग असिस्टेंट का आपका ये पेपर है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पैलेस, ऑल ऑफ दीज। तो क्या चीज़ मौजूद होती है इसमें? प्रोडक्ट भी आपका मौजूद होता है,
प्राइसिंग भी मौजूद होती है और पहले से भी निर्भर करता है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ ए दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना था। देखिए जो कल हमने एग्ज़ाम किया था, इससे जो पिछला पेपर हमने मॉक टेस्ट जब सोल्व किया था उसमें भी एज इट इज़ डिट्टो विद ऑप्शंस आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से कॉपी हुआ है। तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था, ये 1966 में बना था। 79 में कौन सा ज़िला बना है, 79 की बात करें तो यहाँ पे क्या बना है आपका, फरीदाबाद आपका ज़िला यहाँ पे बना है। कौन सा ज़िला बना है, फरीदाबाद। कब बना है, 1979 में आपका ज़िला बना है। 95 में कौन सा बना है, तो 95 की बात आती है तो आपको याद रखना है कौन सा बना है, पंचकुला। 95 पंचकुला, कल भी हमने ये चीज़ ऐसे ही की थी। 1913 की बात करें तो 1913 में क्या चीज़ शुरू हुई थी, 1913 में भारत को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत का पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1966। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जोधपुर को, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जोधपुर को क्या लिखा जाता है, RUJODHP। लातूर को क्या लिखा जाता है, RULAT। और कैंडिडेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो सीक्वेंस आपकी चल रही है वो सीक्वेंस आपकी ये चल रही है कि ये जो लास्ट वाले दो नंबर उठा करके U और R उठा करके इस टर्म में आपके आगे रख रहा है, यानी कि RU पलट करके लिख रहा है। जैसे LATUR के लास्ट वाले दो डिजिट कौन से हैं, UR हैं, तो UR को भी पलट के यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, RU लिख रहा है। तो हमारे कैंडिडेट में लास्ट वाले दो डिजिट कौन से होंगे, तो TE होंगे। इनको पलट के हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ET से हमारी सीक्वेंस की शुरुआत होगी। तो ET से एक ऑप्शन कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन बचते हैं इसके पास। और बाकी का जो बचता है एज इट इज़ आगे लिखा हुआ है, यानी कि ET कैंडी, तो ETCANDIDA। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक संप्रेषण में क्या आता है। ओरल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ आती है, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आपका आमने सामने का वार्तालाप भी होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी होती है, और टेलीफोन के ऊपर आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो भी होती है, और रेडियो प्रसारण भी होता है। तो इस मौखिक संप्रेषण जो होता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं। 3 इंस्क्रिप्शन ऑफ रूलर विग्रहराज फोर्थ इज मेंशन इन विच पिलर। तो किस पिलर के अंदर हैं शासक विग्रहराज के। तो आपको ध्यान रखना है किसके अंदर है शासक विग्रहराज के 3, तो आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोपरा अभिलेख के अंदर ये मौजूद है। तो किस पिलर में है ये, टोपरा पिलर के अंदर मौजूद है ये। क्या, इसके तीनों शिलालेख जो है वो किस में, टोपरा पिलर के अंदर है, ठीक है। बात करें यहाँ पे विग्रहराज फोर्थ, तो विग्रहराज फोर्थ को किस नाम से जाना जाता है, बिसल देव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, बिसल देव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिसल देव ने 1150 से लेकर के 64 तक उत्तर भारत के ऊपर शासन किया था इसने। किसके ऊपर शासन किया था इसने, उत्तर भारत के ऊपर शासन किया था। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है कि विग्रहराज फोर्थ ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था। तो विग्रहराज फोर्थ ने, ये आप नोट कर लीजिए, एक नई बात है ये, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, इसका निर्माण करवाया था किसने, तो किसने करवाया था इसका निर्माण, बिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब यहीं से एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इस सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ, ये विद्यापीठ क्या है, संस्कृत का अध्ययन केंद्र है। और जब मुसलमानों का जब शासन आता है तो मुसलमानों ने इसको किस चीज़ में चेंज कर दिया, मुसलमानों ने इसको, इस संस्कृत विद्यापीठ को किस में चेंज कर दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपकी मस्जिद है उसमें इसने बदल दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के अंदर इसको बदल दिया था, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ से पूछ भी लिया जाए, मान लीजिए कि भाई विग्रहराज फोर्थ ने किसका निर्माण करवाया था, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ का निर्माण करवाया था। और मुसलमानों का जब शासन आता है तो उन्होंने इसको किस मस्जिद के रूप में बदल दिया, तो इन्होंने इसको किस में बदल दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसमें इसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये था आपका विग्रहराज फोर्थ के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, रोगियों के दांत की बड़ी तस्वीरें देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण, जिसकी साइंस अच्छे तरीके से जिसने तैयार कर रखी है, ऑप्टिक्स जिसने अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, उसको बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका डेंटिस्ट होता है वो दांत की बड़ी इमेज लेने के लिए इनमें से किस लेंस का या फिर किस दर्पण का यूज करता है। तो इनमें से किस दर्पण का यूज़ करता है, तो किसका यूज़ करता है, अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर भी बोलते हैं। तो किसका यूज़ करता है, कनकेव मिरर का। अच्छा, कनकेव मिरर जो होता है इसका और क्या यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होता है इसका, और इसको हम किस में यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। किसके अंदर, सेविंग मिरर के अंदर यूज़ किया जाता है। और किस में होता है ये होता है हेडलाइट में, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है। और किस में होता है ये, सर्च लाइट जो होती है, जैसे टॉर्च वगैरह होती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। और किस में होता है ये, खगोलीय जो दूरबीन होती हैं उनमें भी किस का यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का आपका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स जो होता है, उत्तल दर्पण जिसको हम कहते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ पे करता है, एक ही आपको इसका यूज़ याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम कौन सा दर्पण, किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स का यूज़ करते हैं। और आपका सॉरी हेडलाइट के किसके, गाड़ी की हेडलाइट्स में किसका यूज़ किया जाता है, तो बात करें तो किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा डेटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं जिन्हें वन कहते हैं के समूहों में अभिलेख अनुरक्षित है। ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कि डेटाबेस जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच डेटाबेस मॉडल मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन ग्रुप ऑफ ट्री, एक ट्री की फॉर्म में, यानी कि ट्री कैसे बनता है, बात करें हम ट्री की, जैसे मान लीजिए ट्री कैसे बनता है, ये आपका ट्री है और ये नीचे इसकी क्या फैली हुई है, ये जड़ें फैली हुई, इसकी रूट्स फैली हुई है, ये इसकी रूट्स हैं, और रूट से भी क्या निकलती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की सब रूट से निकली होती हैं। तो ये जो फॉर्म होती है आपकी, इस फॉर्म का क्या नाम होता है, वर्गीकृत, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हेरार्किकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरार्किकल, यानी कि वर्गीकृत। तो ऐसा कौन सा डेटाबेस है, तो हेरार्किकल वर्ग आपका डेटाबेस मौजूद है, जिसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्री स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होती है। अगर बात करें इसमें हम, जो संबंधात्मक है आपका, संबंधात्मक है यानी कि जो रिलेशनल आपका डेटाबेस होता है, रिलेशन के अंदर कैसी चीज़ें बनती हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में आपकी चीज़ें बनती हैं। तो अगर रिलेशनल की बात पूछी जाए तो किस तरह का डाटा इसमें मौजूद होता है, तो इसमें रो और कॉलम वाली जो अभिलेख जो संस्थाएं होती हैं वो इसमें अनुरक्षित रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सिस्टम पुनरारंभ होता है या जब रीसेट बटन दबाया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, कौन सी बूटिंग होती है। देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि बूटिंग जो होती है, बूटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो वार्म बूटिंग और एक कौन सी, कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग और दूसरी कोल्ड बूटिंग। तो जब सिस्टम पुनरारंभ होता है, यानी कि पहले से वो चालू है, हमने उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये जो बूटिंग होती है, ये कौन सी बूटिंग होती है आपकी, वार्म बूटिंग बोलते हैं इसको हम। कौन सी बूटिंग बोलेंगे, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब आपका जो पीसी है या फिर जो भी सिस्टम है आपका, कंप्यूटर जो लैपटॉप है, वो बंद हुआ है, यानी कि बंद पड़ा है पहले से ही, कई कुछ देर से बंद पड़ा है, और उसको बाद में हम चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी, तो ये जो बूटिंग कहलाती है, बूट करने वाला जो सेक्टर होता है, बूटिंग सिस्टम जो होता है इसका, तो ये कौन सा बूटिंग सिस्टम होता है आपका, कोल्ड बूटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वार्म बूटिंग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब सिस्टम में शुरुआत से आरंभ होता है, जब कोई सिस्टम कई दिन से बंद पड़ा है और वो फिर आरंभ होता है, तो ऐसी जो बूटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ठोस यानी कि व्हेन सॉलिड NH4Cl इज एडिड टू, जब NH4Cl को ऐड किया जाता है NH4OH के अंदर, तो ये किस तरफ घोल मिला जाए, तो साम्य अवस्था जो होती है आपकी, इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस तरफ आपका खिसक जाता है। तो देखना NH4Cl, इसके अंदर जब हम NH4OH का घोल डालते हैं तो किस चीज़ का रिडक्शन होता है इसके अंदर से, तो इसके अंदर किस चीज़ का रिडक्शन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसमें रिडक्शन होता है। किसका होता है, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड का इसमें रिडक्शन होता है। तो बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि जब भी NH4Cl को ऐड किया जाता है NH4OH में तो किस चीज़ का ह्रास या कमी होती है, रिडक्शन किस चीज़ का होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिडक्शन होता है। और किसके कारण होता है, ये आयंस के इफेक्ट के कारण होता है। और जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस तरफ खिसक जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम हो किस तरफ सेट हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आपका खिसक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लेखा में किस संकल्पना के अंतर्गत, ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर अगर आप करना चाहो तो इसका आंसर हो जाएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, आप पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, जिसको आवश्यकता हो पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 8 आमों का विक्रय मूल्य 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 8 आमों का विक्रय मूल्य 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जिसको ना आता हो बिल्कुल इजी तरीके से आप अच्छे तरीके से सोल्व करके देख लेना इस क्वेश्चन को कि भाई 8 आमों का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस बता रहा है। ये किसके बराबर है, ये 12 आमों के आपके विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 8 आमों का SP बराबर कितने के, 12 आमों के CP के बराबर हो जाएगा। तो SP के बटे में यहाँ से मैं दूसरी तरफ से SP अपॉन CP करता हूँ, तो दूसरी साइड क्या बच जाएगा, 12 पहले से था और ये वाला 8 कहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपका SP जो होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है, 12 है, कॉस्टिंग प्राइस कितना है आपका, 8 है। यानी कि 8 में कोई चीज़ हमने खरीदी और 12 में बेच दी, तो कितने का बेनिफिट हुआ हमें, 4 का बेनिफिट हुआ है हमें। कितने के ऊपर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, वो कितना है, 8 है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आसवन करने पर हमें क्या मिलता है, फिनोल्स ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट यील्ड, क्या मिलता है हमें। अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। देखिए, फिनोल C6H5OH, ये किसका फॉर्मूला है, ये है फिनोल का। किसका है ये, फिनोल का। इसको जब हम जिंक के साथ हीट या फिर जिंक डस्ट के साथ इसको हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से C6 मिल जाएगा, H6 मिल जाएगा, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ZnO मिल जाएगा। तो ये जो आपका लिखा हुआ है C6H6, ये क्या होता है आपका, बेंजीन होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो C6H5OH प्लस Zn करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, C6H6 यानी कि बेंजीन मिलेगा। फिनोल को जिंक के साथ मिलाएंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा। इस तरह से आप इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सी विवरणी एक अवधि से दूसरी में नकदी की स्थिति में अंतर दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नकदी प्रभाव का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की है। इजराइल के सहयोग से, और किसके लिए, सब्जियों के लिए। तो कहाँ पे क्या है, घरौंडा करनाल के अंदर इसको स्थापित किया। तो सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा कहाँ पे है, करनाल में मौजूद है। अगला क्वेश्चन, रूसी राष्ट्रपति द रशियन प्रेसिडेंट हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, पेरेस्ट्रोइका, ये कहाँ पे शुरू किया है, किस राष्ट्रपति ने, कौन सा रूसी राष्ट्रपति है ऐसा। करंट का क्वेश्चन है वैसे ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने शुरू किया था इसको, ना सॉरी पहले का था ये, जिसने आर्थिक और राजनीतिक सुधार पेरेस्ट्रोइका शुरू किए थे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है, पेरेस्ट्रोइका। तो आपको नाम क्या याद रखना है इसका, मिखाइल गोर्बचेव। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिखाइल गोर्बचेव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन द ब्लैंक्स मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि जो पहली वार्षिक आम बैठक जो कंपनी की है वो कितने शामिल होने के कितने महीने के बाद भीतर हो जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया था मॉक टेस्ट जब हमने सोल्व किया था उसमें पूछ रखा था पानीपत का द्वितीय युद्ध, और अब पूछ लिया पानीपत का प्रथम युद्ध। तो कल ही हमने बता दिया था कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। अच्छा, जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है किस किस के बीच में हुआ है, तो ये किस किस के बीच में हुआ है, बाबर और लोधी के बीच में हुआ है, जिसमें विजय किसकी हुई है, बाबर इसमें जीता था और लोधी इसमें मर गया था, यानी कि हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526। अगला क्वेश्चन, जापान की पहली रेलवे लाइन किसके बीच बनाई गई। जापान की जो पहली रेलवे लाइन थी वो इन ऑप्शंस में से किसके पास बनाई गई थी, टोक्यो और ओसाका के बीच, टोक्यो और क्योटो के बीच, टोक्यो और फुकुओका के बीच, और योकोहामा के बीच। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, टोक्यो से योकोहामा के बीच आपकी क्या बनाई गई थी, जापान की पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो और योकोहामा के बीच बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्केटिंग असिस्टेंट से रिलेटेड है, छोड़ देते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निर्धारित पूर्ण स्वराज को किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1929। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी। तो कलंदरिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी, बू अली शाह कलंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बू अली शाह कलंदर ने इसकी चिश्तियों के जो कलंदरिया सिलसिले थे उसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 47, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया जा चुका है। कितनी बार लागू किया जा चुका है राष्ट्रीय शासन, तो कितनी बार लगा है, 3 बार राष्ट्रीय शासन लगा है। कब कब लगा है, सबसे पहले बार कब लगा था, 1967 में, उसके बाद 77 में, 10 साल बाद के और उसके बाद कब लगा था, ये 91 में लगा है। तो 3 बार ये आपका राष्ट्रीय शासन है लग चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो प्राचीन गुम्बद स्मारक, वेयर इज़ द एंशियंट गुम्बद मोनूमेंट सिचुएटेड इन हरियाणा। तो कहाँ पे मौजूद है ये चीज़ें, ये आपका कहाँ पे मौजूद है, पलवल के अंदर मौजूद है। तो प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे मौजूद है, पलवल के अंदर यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो पेपर हुआ था इसकी जब की आई थी, जो एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो आपके आंसर की में दिया हुआ है वो वहाँ पे आंसर भी आपका क्या है, यानी कि एचएसएससी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका आंसर भी क्या है, पलवल ही है इसका आंसर। ठीक है, और एचएसएससी की जो साइट होती है, जो पुरातत्व विभाग वालों की जो साइट है, उस साइट के ऊपर भी इसका नाम दिया हुआ है, जो लिस्ट दी हुई है उसमें भी इसका नाम दिया हुआ है कि प्राचीन गुम्बद स्मारक जो है ये कहाँ पे है, ये पलवल के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काजिंद 2019 एक सैन्य अभ्यास है और ये निम्न में से किसके बीच हुआ है, किन 2 देशों के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो काजिंद, ठीक है, नाम से ही सिंपल सा दिख रहा है, KAZ से बनता है, कजाकिस्तान और इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके बीच है ये सैन्य अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान के बीच है। तो पेपर से पहले एक बार इस तरह के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास बनते हैं उनको आपको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ताकि आपके अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, इन द सीरीज़ है एक 7, 10, 8, 11, 9, 12, अगला नंबर क्या आएगा। तो बिल्कुल इजी सी सीरीज़ है, शुरुआत किससे हो रही है, 7 से, फिर एक छोड़ के एक चलते हम 7, 8, फिर यहाँ पे 9, तो बारी किसकी है, 10 की बारी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और क्या बनती है यहाँ पे सीरीज़, 10, 11, फिर 12, 12 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पहला ही पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है। यानी कि जब हरियाणा में अशोक का जो प्रशासन था उस दौरान जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार था
वो सारा जो हुआ था वो किस अभिलेख के अंदर अभी पुष्ट होता है, तो किस अभिलेख के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, तो किसके अंदर मौजूद है ये चीज़ सारी की सारी, ये किसके अंदर मौजूद है, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोपरा अभिलेख आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अंदर मौजूद है, ये टोपरा अभिलेख के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध में शामिल है, साइबर क्राइम कंसिस्ट करता है, किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है साइबर क्राइम, हैकिंग को भी कंसिस्ट करता है, क्रैकिंग को भी करता है, और सिक्योरिटी रिलेटेड क्राइम्स को भी रिलेटेड करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी आपका साइबर अपराध में शामिल होते हैं। ठीक है, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व रोहतक से किसने किया था, तो रोहतक से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसालदार बिसारत खान ने। कहाँ से स्टार्टिंग की थी इसकी, रोहतक से शुरू किया था। तो 10 मई, कितने मई, 10 मई 1857 को ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी, नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और हरियाणा की बात अगर की जाए तो हरियाणा में ये कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी अम्बाला से। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, अम्बाला से हुई थी। ठीक है, एक ऑप्शन है राजा नाहर सिंह, नाहर सिंह ने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, नाहर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था इस चीज़ का, तो राजा नाहर सिंह ने कहाँ से किया था, बल्लभगढ़ से। कहाँ से किया था इसका, बल्लभगढ़ से इसकी नेतृत्व किया था। एक ऑप्शन है नवाब अब्दुर रहमान, ये वाला ऑप्शन जो है, तो इसने कहाँ से इसकी नेतृत्व किया था, इसने, तो इसने नेतृत्व कहाँ से किया था, झज्जर से इसने नेतृत्व किया था। बाकी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ है इन ऑप्शंस के अलावा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, इसको हम बाद में कर लेते हैं। कि जो बात करें हम सबसे पहले पटौदी से, तो पटौदी से नेतृत्व किसने किया था, अकबर अली ने। पटौदी से किसने किया था, अकबर अली ने। पटौदी से किसने किया था, अकबर अली ने किया था। ठीक है, बात की जाए पानीपत से, तो पानीपत से किसने किया था, इमाम अली कलंदर ने। पानीपत से किसने किया था, इमाम अली कलंदर ने किया था। उसके बाद बात की जाए अगर हिसार की, तो हिसार से नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद आजम ने किया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें रानिया की, रानिया से, तो रानिया से किसने किया था, नूर मोहम्मद खान। किसने किया था, रानिया से नेतृत्व है नूर मोहम्मद खान। ठीक है, इसके बाद बात आती है मेवात से, मेवात से किसने किया था, सदरुद्दीन मेवाती। किसने किया था, सदरुद्दीन मेवाती ने कहाँ से इसका नेतृत्व किया था, मेवात से इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बहादुरगढ़ से बात की जाए तो किससे किया था, बहादुरगढ़ से, तो बहादुरगढ़ से किसने किया था, बहादुर जंग ने। कहाँ से, बहादुरगढ़ से। अच्छा, रेवाड़ी से बात की जाए तो रेवाड़ी से किसने किया था, राव तुलाराम ने रेवाड़ी से क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, किसका, 1857 की क्रांति का। ठीक है, कहाँ से, रेवाड़ी से राव तुलाराम ने। और नसीबपुर से पूछ लिया जाए तो किसने किया था, गोपाल सिंह ने नेतृत्व किया था। तो ये सारे के सारे आपके जो थे कि भाई किसने 1857 की जो क्रांति थी हरियाणा में किसने कहाँ से नेतृत्व किया है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथ के साथ है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना, भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना। ठीक है, स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना कब की गई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इंडिया के अंदर वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्या चीज़ स्थापित की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भारत में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानक से वास्तविक का विचलन क्या कहलाता है, मानक से वास्तविक का विचलन यानी कि द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द स्टैंडर्ड, डेविएशन कहाँ से, एक्चुअल फ्रॉम द स्टैंडर्ड से, तो क्या कहलाता है ये, डेविएशन वेरिएंस, यानी कि क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, विविधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की विकल्प योजना के बारे में निम्न कथनों में से क्या सही है। भारतीय रेलवे की जो विकल्प योजना है, विकल्प मतलब ऑप्शन जो
विकल्प जो स्कीम है, ऑप्शन स्कीम जो है, तो पहला इसका कथन है, यह योजना किसी वैकल्पिक ट्रेन में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है, क्या कराता है, कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराता है। विकल्प योजना के तहत बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन नज़दीक के स्टेशन में बदल सकता है, यानी कि नज़दीक जो है फिर जो अगला वाला स्टेशन आएगा वहाँ पे ये चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों के संबंध में निम्न में से हरियाणा में क्या हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट लोकल बॉडीज फर्स्ट हैपेंड इन हरियाणा। तो पंचायती राज का निर्माण हुआ था क्या, स्थायी निकाय जो चुनाव थे, या फिर पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग हुआ था, या फिर निश्चित शैक्षणिक का पंचायत सदस्यों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता स्थापित की गई थी, या पंचायत में महिला आरक्षण दिया गया था। तो स्थानीय जो निकाय थे उनके संबंध में हरियाणा में किसका यूज किया गया था, ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईवीएम का उपयोग किया गया था, किसमें, पंचायत इलेक्शन के अंदर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ज़िले अम्बाला प्रशासनिक डिवीज़न के अंदर आते हैं। अम्बाला के अंदर कौन सा आता है इनमें से, पानीपत, सोनीपत, कैथल और जींद, कौन सा आता है। तो कौन सा आता है भाई, देखिए हरियाणा में अगर हम मंडलों की बात करें तो मंडल कितने हैं हरियाणा के अंदर, 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 6 मंडल। कौन कौन से हैं, 6 मंडल कौन कौन से आपके, एक तो करनाल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फरीदाबाद हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, गुरुग्राम हो गया, और गुरुग्राम के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, हिसार हो जाएगा, हिसार के बाद होगा अम्बाला, और फिर क्या होगा, रोहतक होगा। ठीक है, तो अम्बाला डिवीज़न की बात करता है ये। तो अम्बाला के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, अम्बाला के अंदर एक तो खुद अम्बाला हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है अम्बाला के अंदर, पंचकुला आता है। कौन सा आता है, पंचकुला आता है। पंचकुला के बाद क्या आता है यहाँ पे, यमुनानगर आता है। क्या आता है, यमुनानगर आता है। और यमुनानगर के बाद क्या आता है यहाँ पे, कुरुक्षेत्र आता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अम्बाला के अंदर आती हैं। तो इनमें से ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज, कोई भी इसका आपका आंसर है सही नहीं है। एचएसएससी ने पहले जब इसके आंसर की जारी की थी तब उन्होंने कैथल आंसर दिया था, लेकिन बाद में उसको डिस्प्यूट करके उसको सही करवा लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का नंबर सभी को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो डिविजन्स या जो मंडल्स हैं उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से अगर मैं एक नए क्वेश्चन की बात करूँ कि जो दो नए गठित किए गए जो मंडल हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, फरीदाबाद है और कौन सा है, करनाल है। ठीक है, तो इन दो नए मंडलों का गठन कब किया गया है, 21 फरवरी 2017 को किया गया है। किस किस का, फरीदाबाद का और करनाल का। तो फरीदाबाद में कौन कौन से ज़िले आते हैं, एक तो फरीदाबाद आता है, पलवल आता है और मेवात आता है, 3 ही आते हैं इसके अंदर। ठीक है, करनाल की बात करें तो करनाल में करनाल आता है, कैथल आता है और पानीपत आता है। तो पानीपत, कैथल, करनाल ये तीनों करनाल डिवीज़न के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा। मैंने आपको बता दिया कि अम्बाला के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1964 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई। देखिए जो हमने इससे पिछले वाला पेपर किया था उसमें भी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे कि भाई जो कंप्यूटर की जनरेशन्स जो हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ये सारी जनरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें ये पूछा है कि थर्ड, तीसरी पीढ़ी की जो शुरुआत हुई है उसमें किसका इसमें से यूज़ हुआ है। तो इनमें से किसका यूज़ हुआ है थर्ड जनरेशन के अंदर। बात करें यहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का। फर्स्ट में किसका यूज़ हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। सेकंड जनरेशन के अंदर किसका यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। और थर्ड जो जनरेशन आपकी उसमें किसका यूज़ हुआ है, आईसी का यूज़ हुआ है। तो किसका यूज़ हुआ था, आईसी की जो चिप होती है उसका यूज़ हुआ है। तो थर्ड जनरेशन पूछा, ये तीसरी पीढ़ी की शुरुआत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर कब अस्तित्व में आया था, माइक्रो प्रोसेसर आया था फोर्थ जो जनरेशन थी उस दौरान ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये आपकी 3-4 जनरेशन हो चुकी हैं। फोर्थ में आपका VLSI का यूज़ होता है और फिफ्थ जो जनरेशन उसमें आपका ULSI का यूज़ होता है। पिछली वीडियो में हमने ये सारी बातें कवर भी की थी। तो आईसी की खोज अगर पूछ ली जाए तो वो किसने की थी, आईसी को किसने खोजा था, आईसी का इन्वेंशन या फिर इसका आविष्कार पूछ लिया जाए, इन्वेंटर कौन है, तो इसका कौन है, जैक किल्बी। इसका किल्बी, जैक किल्बी क्या है इसका, ये इन्वेंटर हो जाएगा। ठीक है, जैक किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से पत्र में सभी वास्तविक और निजी खातों की तुलना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुलना पत्र। क्या हो जाएगा इसका? बैलेंस शीट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। तो हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था? तो इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा बनाया गया था गुरुद्वारा गोविंद सिंह की याद में? तो कौन सा बनाया गया है? गुरुद्वारा राजघाट का निर्माण किया गया था। किसकी याद में? गुरु गोविंद सिंह की याद में। ठीक है, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब कहाँ पे है? तो ये जो आपका गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? ये अम्बाला में है और श्री हरकृष्ण की याद में ये बनवाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज द्वारा 8 लगातार मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। विकेट, ठीक है, ये जो विकेट दे रखे हैं, उक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है आपने। ये आपके विकेट्स दे रखे हैं सारे के सारे, ये विकेट्स हैं। ठीक है, ये आपके विकेट स्कोर हैं। तो फाइंड द मोड, क्या निकालना हमने? मोड निकालना है। कल की जो हमने क्लास ली थी, कल जो हमने मॉक टेस्ट किया था, उसमें भी ये चीज़ आपको बताया कि मोड क्या चीज़ होती है। मोड मतलब बहुलक, जो ज़्यादा बार जो आंकड़ा आता है वही आपका क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। तो विकेट से रिलेटेड पूछा है इसने, तो विकेट से रिलेटेड बार बार सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? यहाँ पे एक तो 2 आया हुआ है और क्या हुआ है, फिर 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन से हैं इनमें से? तो ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाली आपका क्वेश्चन मार्केटिंग से रिलेटेड है, स्किप करते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने अनुमानित है? तो जो बंजर भूमि है, कुल बंजर भूमि, वो टोटल जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, उसका कितने परसेंट है? 7% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेमेल संख्या को चुनिए। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका 8314, 2709, 1315 और 2517। देखिए, इसमें जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। जैसे इसको मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, बी सी डी, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम पहले, तो जो शुरुआत वाली जो 3 डिजिट हैं, यानी कि 1, 3 और 1, इनका जोड़ हम बात करें तो वो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, यानी कि 3, 1, 4, 1, 5, ये कहाँ पे दिया गया? लास्ट में दिया गया है। इसी प्रकार 2, 5 और 1, 2, 5, 7 और 1, 8, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम 2, 7 और 0 मतलब 9 यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये तीनों एक जैसे हैं। अलग कौन सा है? 8, 3, 11 और 1, 12, यहाँ पे अलग ही कुछ आया हुआ है। यहाँ पे 4 गलत दे रखा है, तो आपका जो गलत बेमेल जो होगा वो क्या होगा? 8314 आपका बेमेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्पीच इंक्लूड्स। एक गुड स्पीच जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? एक अच्छे भाषण के अंदर, अच्छा भाषण स्पष्ट भी होना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए और संक्षिप्त भी, यानी कि ब्रीफ में भी होना चाहिए। तो ये सभी के सभी किसके लक्षण है? कि अच्छे भाषण के लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, C6H6 प्लस CH3COCl को AlCl3 की प्रेजेंटेशन में जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलेगी यहाँ से? तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी? C6H6 प्लस CH3COCl, यानी कि C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा यहाँ पे और COCH3 हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H5COCH3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस दी हुई है, सही विकल्प चुनना है इसके अकॉर्डिंग हमने। तो इसमें सही विकल्प का हम जिक्र करते हैं, तो सही विकल्प कैसे चुनेंगे आप? तो सही विकल्प जो होगा एक बार हम रख के देख लेते हैं। जो आपको ऑप्शन ए है इसी से सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें ना 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, ए बी सी, 3 चीज़ें हैं। तो लास्ट वाले की मैं बात करता हूँ, तो बी सी, टोटल आपके जो दे रखे हैं ये 12 वर्ड दे रखे हैं, यानी कि 12 डिजिट आपने भरनी है। तो 12 डिजिट आप 3 की जगह पे भरोगे इस प्रकार से, इसके अंदर आपको फिल करनी है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? बी सी ए आ जाएगा। तो लास्ट में ऑप्शन ए किस में है? आपका ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी
यहाँ पे क्या भर दोगे आप, बी भर दोगे, उसके बाद यहाँ पे ए और लास्ट में शुरुआत में क्या भरना है आपने, यहाँ पे बी भरना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अंडर विच स्टेज द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर एंड द ट्रेडर्स। मार्केटिंग से रिलेटेड ही है आपका ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, कि भी उत्पादन जो जीवन चक्र होता है इसमें किस तरह के उत्पाद का उपभोक्ता और व्यापारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो किसका क्या जाता है, ग्रोथ का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है, जेम्स मिल की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जेम्स मिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार सीपीयू समय दिया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका, इन किस शेड्यूलिंग के अंदर ईच टास्क इज गिवन सीपीयू टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो प्रायोरिटी असाइंड जो होता है किस टास्क में आता है, तो प्रायोरिटी टास्क भी किस में आता है, ये प्रायोरिटी में ही आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रायोरिटी की बजाय यहाँ पे टाइम होता, कि टाइम असाइन किया जाता है, वो किस टास्क के अंदर होता है, तो टाइम वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राउंड रोबिन हो जाएगा। इसको याद रखना, राउंड मतलब कि टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो प्रायोरिटी के लिए प्रायोरिटी वाला और टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका, राउंड रोबिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लक्ष्यों में शामिल है। तो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस में क्या चीज़ कंसिस्ट होती है, डीबीएमएस के अंदर यह संबंधित आंकड़ों का व्यापक भंडारण है, मास स्टोरेज है किसका, रिलेवेंट डाटा का। सही है। इट मेक्स एक्सेस टू द डाटा इजी फॉर द यूज़र, ये भी सही है आपकी बात। इट मेक्स द लेटेस्ट नोटिफिकेशन टू द डाटाबेस अवेलेबल इमीडिएटली, यानी कि यह तुरंत उपलब्ध डाटाबेस में अद्यतन संशोधन करता है, यह भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों ही आपके डीबीएमएस से रिलेटेड राइट आंसर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हरियाणा का धनुर्धर जलाशय को अक्सर कहा जाता है। हरियाणा का धनुर्धर जलाशय को अक्सर कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं भाई हरियाणा के धनुर्धर जलाशय। ये नया क्वेश्चन है, एचएसएससी के बाद पास नए क्वेश्चंस का बहुत बड़ा जखीरा है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से नोट करके रखें। ठीक है, तो हरियाणा का धनुर्धर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, O2 जलाशय कहा जाता है। क्या कहेंगे, O2 जलाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने 40 पुस्तकें 1120 रुपये में खरीदी और 32 पुस्तकें 608 में खरीदी, यानी कि 40 बुक्स जो है कितने में बॉट की, 1120 में, और 32 बुक्स जो है आपकी 608 में बॉट की थी उसने। तो एवरेज प्राइस पर बुक का पूछा है इसने, तो एवरेज प्राइस कैसे बताएंगे, 40 पुस्तक किसमें, 1120 में। ठीक है, 40 का कितना रुपया हो चुका है, उसके बाद 32 पुस्तकों के कितना रुपया लगाया उसने, 608 लगाया है। टोटल बुक्स कितनी हो गई, 72। तो जब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर बुक के हिसाब से 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संप्रेषण एक प्रवर से एक अधीनस्थ की ओर प्रवाहित होता है, विच कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम ए सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट। ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है। बहादुरगढ़ तहसील का जिक्र आता है तो बहादुरगढ़ किसके अंदर पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आई है, इनको हम सोल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का वो है, चूज़ द मिस स्पेल्ट वन। इनमें से आपकी जो मिस स्पेल्ट जो गलत स्पेलिंग जो है वो आपको ढूंढनी है। सीमर, पहली स्पेलिंग आपकी सीमर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हैमर, हैमर भी सही है, और फैमिलियर भी सही है। गलती है तो क्या है, ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। ग्रामर में क्या आता है, ER की बजाय क्या आएगा, AR आएगा। तो सही स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, GRAMMAR आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा, ये आपकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। एक आपको सेंटेंस दे रखा है, बी केयरफुल। इसकी किस सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं वो किस में आता है, ये
कौन सा? बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब क्या है? इसमें कमांड दी गई है, और कमांड से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं? उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है हमें इसमें। सेंटेंस आपका, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। तो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, यहाँ पे हैड वर्ड ही कहना गलत है, सिंपल पास्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है, क्या नहीं आएगा यहाँ पे? हैड का यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल भरना है हमने इसमें। आई खालिस्तान डू इट वट एवर हैपन्स। आई खालिस्तान डू इट वट एवर हैपन्स। तो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, या आई के साथ में शैल, आपका मतलब कि इसमें जो यूज़ होगा तो सही क्या होगा यहाँ पे? आई विल डू इट वट एवर हैपन्स। क्या हुआ भाई? मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, वट एवर हैपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं? जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है, वो वाक्य आपका क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो मिश्रित वाक्य इनमें से देखते हैं कौन सा है। पहला है, लाल साड़ी वाली महिला को बुलाओ। मिश्रित नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक दो वाक्य तो है ही नहीं इसमें। रात होते ही अंधेरा छा गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ना ही ये होगा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? मेरी एक सहेली है जो आपको जानती है। किससे जुड़ी हुई है ये चीज़ें? जो से इसको जोड़ा गया है। तो दो सेंटेंस है और पहला दूसरे के ऊपर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित सेंटेंस, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, अपना अपने से रिलेटेड है, तो प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही अनिश्चयवाचक की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक आपका आंसर हो जाएगा। कव्य का लक्षण वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने किया? काव्य का लक्षण जो वाक्य रसात्मक काव्यम है वो किस आचार्य ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है? मतलब कि कोई ऐसी धातु जो किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है। तो ऐसी कौन सी धातु है? यौगिक धातु, नाम धातु और मूल धातु। तो जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती है वो कौन सी धातु है? मूल धातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मूल धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पेपर, जो कि मार्केटिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में। तो आपने देखें जितने प्रीवियस ईयर हैं, अभी हमने एक पेपर कल सोल्व किया था, उसी से रिलेटेड आज 2 से 4 क्वेश्चन इसमें वापस एज इट इज़ डिटो कॉपी दिए गए हैं। तो आप एग्ज़ाम के लिए जब भी जाते हैं तो प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से करके जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।